टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन पे क्लिक करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैट के बारे में। बैट मीन्स बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जो पूरे 29 बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। और ये टर्मिनोलॉजी मैं चाहता हूँ कम से कम 1000 स्टूडेंट्स तक पहुँचे, और ये पहुँचाने का काम आपका है। ये क्यों करना है? क्योंकि ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, ये 11th में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिए गए हैं, जहाँ पे आप नए नए वोकेबलरी सीखेंगे, नए नए टर्म सीखेंगे, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, जो आने वाले आपके पूरे अकाउंटिंग लाइफ में आप उसको इस्तेमाल करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, आपके करीबी को शेयर करें और आपके बेस्ट फ्रेंड को तो ज़रूर ही शेयर करें। आज तक कोई भी वीडियो में आपको टारगेट्स नहीं दिखाई दिए, लेकिन ये वीडियो कम से कम 1000 व्यूज़ मुझे कुछ दिनों में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इतने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचे कि जो 11th में पढ़ रहे हैं ना, कम से कम 1000 लोग इसे देखें, समझे और इसका फ़ायदा उठाए। बाकी और कोई वीडियो देखे या ना देखे, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पहले वीडियो आगे बढ़ाने से पहले शेयर का बटन दबाइए, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस रखिए, अपने व्हाट्सएप में जितने भी अकाउंट्स के ग्रुप है या आपके कॉलेज के ग्रुप हैं वहाँ भेजिए और लोगों को बताएं कि भैया ये चैनल देखो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन वीडियोस देखो। वीडियो पसंद आए तो बस थैंक यू बोल देना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और देखते हैं 29 बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है। सो अकाउंट्स के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बेसिक टर्म्स है उसके मीनिंग्स क्या है, वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग जो है बहुत वर्सटाइल सिस्टम है, जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पर्पस हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर बहुत अलग अलग पर्पस से हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं। ठीक है। तो बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास। तो उसमें से कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के टर्मिनोलॉजी दिए। ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है ट्रांजैक्शन। उसके अंदर हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में हम दो तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में हम बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए इसी चार्ट को हम थोड़ा थियोरेटिकली पढ़े। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टी फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, हम क्या करते हैं? हम पे करते हैं। आजकल तो हम गूगल पे करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ई बिजनेस करते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं अल्टीमेटली, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो कैश से हो, हम पे करते हैं। और जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं और गुड्स हम उनसे लेते हैं, या हम किसी को गुड्स सेल करते हैं, या किसी को सर्विस देते हैं, या किसी से सर्विस लेते हैं, बेसिकली हम कुछ ना कुछ चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर मैंने 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक परचेज की और मैंने 20 रुपए किसी और को दिए, तो मेरे हाथ से कैश जा रहा है और गुड्स आ रहा है। सो समथिंग इज एक्सचेंजिंग। नाउ इट कैन बी अ गुड और इट कैन बी अ सर्विस। सो गुड्स और सर्विसेज जो दो लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, और यहाँ पे जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है। इस चीज में अब दो तरीके के ट्रांजैक्शन और होते हैं। ठीक है। अब पैसा तो इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आपने पैसे तुरंत दे दिए, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है। और वो कैश ट्रांजैक्शन हम तुरंत रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जहाँ पे कैश में पे किया गया हो या कैश में रिसीव किया गया हो, उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल दिया गया है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एट 15,000, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी ₹5,000, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन एक और ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंडर में आता है, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी उधारी का ट्रांजैक्शन। हम किसी भी दुकान में जाते हैं जो बहुत सालों से हमको पहचान रहा है, वहां जाते हैं, भैया दूध का पैकेट दीजिएगा। वो बोलते हैं ये लो। अंकल दूध के लिए पैसे कम लाया हूँ, 2 रुपये बाद में दूँ, चलेगा? नाउ दैट 2 रुपीज क्रेडिट।
कहीं और आप चले जाते हो किसी और ट्रांजैक्शन के लिए, आप वहाँ फिर से पूरे पैसे जो है बाद में दूँगा ऐसे कहते हो और निकल जाते हो, ठीक है? हम लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड से किसी को कैश पेमेंट करते हैं, लेकिन जिससे पैसे लिया है उसके लिए तो उधार है ना, वो हमें उधार में पैसे दे रहा है, ठीक है? दैट इज़ अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो उधारी भरा हो, जहाँ पे हम उधारी रखते हैं, क्रेडिट रखते हैं, ठीक है? हम ट्रांजैक्शन तो कर लेते हैं, गुड्स तो परचेज़ कर लेते हैं, गुड्स घर में लेकर भी आते हैं या कोई सर्विस ले भी लेते हैं, लेकिन उसका पेमेंट जो है हम नहीं करते, ठीक है? उसका पेमेंट हम कुछ दिनों बाद करते हैं। दैट इज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल दिया है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट रुपीज 8,000, सोल्ड मशीनरी एट टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट रुपीज 20,000, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये क्रेडिट सेल है, और अगर क्रेडिट सेल नहीं दिया गया है तो आपको याद रखना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरी, कुछ लिखा नहीं है कैश और क्रेडिट, तो इसका मतलब ये है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, और जहाँ पे भी क्रेडिट लिखा हो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इतना समझ के चलना है। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जहाँ पे हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? राइट? अब वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है? अब ये एक्सचेंज डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम पैसे नहीं देते हैं, हम पैसे के बदले में कुछ और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई काम करने के लिए आता है, जैसे कि कोई फर्नीचर बनाने आता है ना, उनका लड़का जो है हमारे पास पढ़ाई करता है, तो हमने क्या बोला कि सर आपने ये फर्नीचर बना के दिया, इस साल आपके बच्चे का फीस माफ, ठीक है? तो जितने अमाउंट का वो फर्नीचर होगा उतने अमाउंट का फीस हम माफ करेंगे उनके लिए। दैट मीन्स सर्विस के बदले में सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एंट्री कैसी होगी? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एन एंट्री। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में एंट्री क्या है? ठीक है, तो एंट्री का मतलब है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉपर मेथड से हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको एंट्री कहते हैं। अब हमने मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन को हम कहते क्या है? ये ट्रांजैक्शंस को हम एंट्री कहते हैं, और एंट्री का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर मेथड में, किसी भी सिस्टमैटिक तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको मेंशन करते हैं, वो है एंट्री, ठीक है? अब ये एंट्री कैसे हुई, कहाँ से हुई, कौन सी हुई, कैश में हुई, क्रेडिट में हुई, किन लोगों के बीच में हुई, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं नैरेशन। और ये नैरेशन क्या है? एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और ये नैरेशन हमेशा हमेशा से शुरू होती है द वर्ड बीइंग, ठीक है? तो आज तक किसी को नहीं पता था कि हम बीइंग क्यों लिखते हैं, तो बीइंग हम इसलिए लिखते हैं कि हम नैरेशन दे रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये इस वजह से हुआ है, ठीक है? नॉर्मली हम फॉर भी लिख सकते हैं, लेकिन कितने भी आप जर्नल एंट्रीज उठा लो, आपके दोस्तों के जर्नल एंट्रीज उठा लो, आपके पापा अगर कॉमर्स में है तो उनके जर्नल एंट्रीज उठा लो, उनके बुक में लिखे हुए, हमने एक ही वर्ड देखा है, दैट इज बीइंग। फॉर बहुत कम लोग लिखते हैं जिनको नॉलेज होता है कि हम फॉर भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉलेजेस में आपको आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बीइंग ही लिखवाते हैं, ठीक है? तो बीइंग से वर्ड शुरू होता है आपका नैरेशन, एंड वो खत्म हो जाता है जो भी आपने एक्सप्लेनेशन लिखा है, ठीक है? नाउ ट्रांजैक्शंस के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हम गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हैं। नाउ गुड्स वो चीज़ है जिनको और भी नाम से रेफर करते हैं, जैसे मर्चेंडाइज, कमोडिटीज और आर्टिकल्स, जो कोई ट्रेडर ट्रेड करता है यानी बाई करता है और सेल करता है। समझो, अगर मैं कोई वेजिटेबल वेंडर हूँ तो मेरे लिए वेजिटेबल्स आर गुड्स, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड, दीज आर नॉट माई प्रोडक्ट्स। मेडिसिन का शॉप है, केमिस्ट हूँ मैं, तो मेरे लिए मेडिसिन प्रोडक्ट है, नॉट अदर थिंग्स। तो याद रखना है कि ट्रांजैक्शन में कभी भी जब गुड्स मेंशन करे तो वो ये देखना है कि वो उसके गुड्स है या नहीं है। अगर वो उसके गुड्स है दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन करता है उन गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है?
और इसमें कई बार कुछ पार्ट्स भी होते हैं जैसे कि टायर हो गए, इंजन गियर बॉक्स हो गए, केबल्स हो गए, ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय व्हीकल मैन्युफैक्चरर जैसे कि बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्स एक्सेट्रा, जो भी कंपनी के नाम है। अल्टीमेटली क्या है, ये गुड्स है। ठीक है। देन और कुछ नए टर्म्स, कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल बेसिकली हम अकाउंट्स में लिखते हैं जब कोई भी अमाउंट हम किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है या फिर इस कंपनी में कितने पैसे लगाए हुए हैं, तो कैपिटल में हम देखते हैं कि अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया है एंड स्पेसिफिकली ये इन्वेस्टमेंट होता है बाय ओनर और इसलिए उसे कहते हैं कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये ओनर्स का जो कैपिटल है उसको हम कैपिटल कहते हैं। इसलिए जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो कैपिटल के नीचे ओन्ड कैपिटल होता है और दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। ना ओन्ड कैपिटल का मतलब ये जो मालिक है उसने पैसे ओन किए हैं और उसका पैसा है और वो इन्वेस्ट कर रहा है। बोरोड कैपिटल मतलब हमने लोन लिया है, तो ये याद रखना है हम लोग को हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। नाउ कैपिटल को जब हम कैलकुलेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल का मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कि हमारे कितना एसेट है और उस एसेट में से जब लाइबिलिटीज माइनस करेंगे और ये एसेट पॉजिटिव में आएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है। सो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। और ये कैपिटल क्या है, ये लाइबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए, बिकॉज जब भी बिजनेस क्लोज होता है तो ये ओनर को पे करना पड़ता है। अल्टीमेटली वो क्लोजर के टाइम पे उसको पूरा सेटल करना पड़ता है। ठीक है। तो याद रहेगा ना कैपिटल क्या है और उसको कैलकुलेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देन लेट्स कम टू द अनदर पार्ट दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब है द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स एसेट्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, यानी एक कैपिटल जहां पे ओनर जो है इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे लेकर आ रहा है कंपनी में। दूसरी चीज, जब ओनर ड्रॉ करता है कंपनी से पैसे लेता है अपने कुछ खर्चों के लिए, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, इट इज जस्ट ओनली फॉर पर्सनल पर्पस, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। तो जब भी आपको ड्राइंग वर्ड दिखाई दे तो ये वो ड्राइंग नहीं है जो चित्रकला से रिलेट करते, ये वो ड्राइंग्स है जो एक मालिक कंपनी के अंदर आता है, अपने टेबल में बैठता है, एक ड्रॉवर खींचता है, उसमें से पैसे निकालता है और वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, तो इसलिए उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। अ प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन और पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल्स फ्रॉम द बिजनेस। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके ड्राइंग्स के लिए। तो मेरे लिए बेहतरीन एग्जांपल ये है कि मैं अगर किसी कंपनी का मालिक हूँ और मुझे आज शाम को बहुत अच्छी डिनर करनी है, उसका कॉस्टिंग आ रहा है 5,000। ठीक है। मैं गया कंपनी में, अकाउंट्स वाले को बोला कि भैया 5,000 दे मुझे, मुझे आज मस्त शानदार डिनर करना है। ठीक है। क्योंकि हमारे इस वीडियो लेक्चर को 1,000 व्यूज मिल गए, तो आज जश्न की रात है। तो हमने क्या किया, अकाउंट से 5,000 लिए। उन्होंने बोला सर ये बिजनेस है या पर्सनल है। हमने कहा भैया पर्सनल है, ड्राइंग्स में डाल दो और लिख लो अकाउंट्स में। ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटल एंड ड्राइंग्स हमने समझ लिया। नाउ डेटर एंड क्रेडिटर, बहुत टाइम बहुत वक्त हम लोग को ना ये कंफ्यूजन होता है कि सर डेटर मतलब क्या, क्रेडिटर मतलब क्या। ठीक है। तो डेटर को उन्होंने 2 लाइन में अच्छे से लिखा है, क्रेडिटर को 2 लाइन में अच्छे से लिखा है। कि डेटर का पहले जान लेते हैं। उन्होंने लिखा है अ पर्सन who हैज टू पे टू द बिजनेस। ठीक है। तो हिंदी भाषा में डेटर को समझते हैं उसके पहले 2 अक्षर, दैट इज दे। तो कंपनी जब भी किसी से मांगती है तो कंपनी क्या करती है, उसको देने को बोलती है, भैया पैसे दो, दे दे भैया पैसे दे दे। नाउ ही इज द पर्सन who हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम किसी किराना शॉप में जाते हैं, कोई भी मेडिकल शॉप में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ठीक है, हम पैसे देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं। तो हम कौन हो गए, हम जब दे रहे तो हम डेटर हो गए। ठीक है। नाउ ऑन दी अदर हैंड, जब कोई पैसे ले रहा है, अ पर्सन टू whom बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। अ क्रेडिट इज अ पर्सन टू whom बिजनेस ओन्स मनी। ठीक है। जब कोई भी बिजनेस, ठीक है, ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा, अ पर्सन टू whom बिजनेस हैज टू पे। ठीक है।
बिजनेस ने पे करना है। फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom बिजनेस ओज मनी। अगर समझो आप हम किसी कंपनी को गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, हम कोई रॉ मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, हमने उनको 90 डेज क्रेडिट पीरियड दिया है कि भैया आप गुड्स ले लो, 90 दिन बाद हमको पैसे दो, तब तक ये गुड्स सेल कर लो। तो वी आर द क्रेडिटर, ठीक है। जो वो बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो हमको पे करेगा, ठीक है। सो डेबिट और डेटर, सॉरी, डेटर एंड क्रेडिटर दोनों क्लियर। नाउ बैड डेट्स, ये ऐसे डेट्स है जो रिकवर नहीं होते, ये बहुत बुरे डेट्स होते हैं, ठीक है। सो डेटर मतलब हमने कंपनी को पे करना है तो वी आर डेटर्स, लेकिन हमने कंपनी को पे करना ही नहीं है ये सोच के हम कंपनी के पैसे देते ही नहीं है, तो वी आर बैड डेटर्स, इसलिए हम लोग को बोला गया है बैड डेट्स। सो एक रेवेन्यू है जो बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। सो याद रखिएगा 3 वर्ड्स, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट्स। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि नहीं समझा सर, मैं आपको अच्छे हिंदी भाषा में मेंशन करके लिखूंगा, या फिर इंग्लिश, हिंग्लिश बेसिकली हिंदी इंग्लिश टर्म्स के इस्तेमाल करके मैं आपको बहुत अच्छे से फिर से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर और उनके टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब कंसेप्ट आते हैं एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर सिंपल भाषा में कहूँ तो खर्चा है। तो कोई भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है बिजनेस की तरफ से, ठीक है, किसी भी काम के लिए, किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, बहुत बड़े एसेट्स को परचेज करने के लिए हम ये एक्सपेंडिचर करते हैं। कई बार तो हम फिक्स्ड एसेट्स को जब परचेज करते हैं तो उसको रेफर करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए जब कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या उसका बेनिफिट हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। और ये नॉन रिकरिंग बेसिस मतलब बार बार वो परचेज नहीं करते, हम एक ही बार में वो चीज़ परचेज कर लेते हैं और वन टाइम हम लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं एक ही बार में। जैसे कि हमने बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, नाउ दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी बड़ी बिल्डिंग हमने परचेज कर ली ऑफिस के लिए, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कोई फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं होता इससे, लेकिन इमीडिएट या शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है जो 1 साल या उससे 1 साल के लगभग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा एक्सपेंडिचर जो बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम या एक मीडियम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसे सीधी भाषा में कहूँ तो ये जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके लिए हमको मदद करती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक फिक्स्ड एसेट्स या फिर एक ऐसी चीज़ पे खर्चा होता है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमें मदद करता है या उसके रिटर्न्स हमको मिलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे लाइफ में जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जैसे कि रेंट पे कर लिया, सैलरी पे कर लिया, वेजेस, ये हर महीने हमको देना है और ये रिकरिंग बेसिस पे है, ठीक है। देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली एक रेवेन्यू है इन नेचर, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो नॉट मतलब 1 साल के अंदर ही वो बेनिफिट उसका एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार इसके एक्सपेंडिचर्स को हम राइट ऑफ भी करते हैं, जैसे कि हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हैवी लीगल एक्सपेंसेस, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे हमको आता कुछ है नहीं, ठीक है। हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कर लिए बट हम उससे कुछ पाते नहीं है। थोड़े बहुत हमको क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, लेकिन वो गारंटीड नहीं होते कि इस हाथ ले इस हाथ दे, एडवर्टाइज किया है तो इतने कस्टमर ला के दोगे क्या, नहीं गारंटी है सर। वो डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव पे, आपके एडवर्टाइजिंग पे और आपके जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उस पे, ठीक है। सो ये 3 टर्म हमने देख लिए। नाउ लेट अस कम टू कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट बेसिकली कंसेशन है जो अलाउ किया जाता है बाय द सेलर टू द परचेजर, ठीक है। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो ये जो सेलर है वो हम लोग को डिस्काउंट देता है। तो दो तरीके के डिस्काउंट देता है। ट्रेड डिस्काउंट, बेसिकली ये किसी भी
प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स के कैटलॉग में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एन अलाउंस गिवन ऑन अ कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जब भी हम कोई होटल में जाते हैं, हमने अगर वहाँ पे देखा है 120 का कोई डिश है, उसके नीचे 10% डिस्काउंट दिया है, दैट मीन दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमारे स्क्रीन पे, इफ गुड्स ऑफ ₹1000 आर सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, the value of goods that will be recorded will be 950 both by purchaser and the seller and not 1000, hence trade discount does not appear in the books of accounts separately। तो जब भी किसी स्टोर में जाते हैं उसके बाहर लिखा रहता है 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ठीक है। तो उसका स्ट्रेट अवे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट जो है दे देते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में हम लिखते नहीं है कि ये ट्रेड डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट होता है, ऑलरेडी उसमें दिया गया है, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन के डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी में डिस्काउंट दिया जाता है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। दूसरी तरफ कैश डिस्काउंट जो है, ये एक अमाउंट डिडक्ट किया जाता है जो फाइनल अमाउंट में हम डिडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 चीज परचेज कर लिए, उसके बाद आपको लिखा जाता है डिडक्शन 10% ऑन टोटल बिल, नाउ दैट कैन बी अ कैश डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि आप बल्क में परचेज कर रहे हो, और जब आप बल्क में परचेज करते हो तो दुकान वाला भी सोचता है कि भैया इनको थोड़ा सा फैसिलिटी दे दो ताकि बार बार आके परचेज कर लिया जाए, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिएगा, ये किसी ने भी अगर बोला है कि आपको 5% डिस्काउंट दिया जाता है, उसके ऊपर 10% कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो 5% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, यानी 1000 का प्रोडक्ट है, 5% डिस्काउंट दे दिया तो हो गया 950। अब 950 के ऊपर आपका जो 10% का डिस्काउंट है, यानी 95 रुपीज, वो डिडक्ट होगा और उसके बाद आपका फाइनल अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट लॉस टू दी ट्रेड ट्रेडर, और या जो भी आपको गुड्स सेल कर रहा है वो बिजनेसमैन के लिए, लेकिन जब भी कोई कैश डिस्काउंट देता है ना, कई बार वो सेलर के लिए लॉस होता है और बायर के लिए गेन होता है, बिकॉज कैश डिस्काउंट अपीयर होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उतना उसको अपनी जेब से उस ट्रांजैक्शन में देना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कैसे होता है, ठीक है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो हम ये वर्ड जब आता है ना सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्वेंट मतलब या क्या है, इंसॉल्वेंट मतलब क्या है। तो ये जो पहले स्क्रीन में दिख रहे हैं ना लेडी जी, जो डॉलर्स को ऊपर नीचे करके एंजॉय कर रही है, शी इज सॉल्वेंट पर्सन। मतलब उसके पास इतना पैसा है जो वो अपने लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं पूरा का पूरा, और फिर भी पैसा बचा है। या फिर 1000 रुपये उनकी लाइबिलिटी है तो उनके पास 1000 रुपया है, इक्विवेलेंट टू लाइबिलिटी, शी इज सॉल्वेंट, मतलब उनका दिवाला नहीं निकला हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, फ्लाइट में बैठ के शी इज सेइंग हेल्प मी आई एम पुअर, मतलब उसने अभी इतना पैसा खर्चा कर लिया है कि उसके अभी भी लाइबिलिटीज बचे हैं, मतलब उसके पास इतना पैसा भी नहीं है जो अपने लाइबिलिटीज पूरे खर्चे कर सके, ठीक है। चलिए टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं सॉल्वेंट का मतलब क्या है। सो सॉल्वेंट का मतलब ये है, इफ अ पर्सन्स एसेट आर मोर देन हिज लाइबिलिटी और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि लाइबिलिटी के इक्विवेलेंट होगा तो भी वो सॉल्वेंट है, और लाइबिलिटीज पे करने के बाद भी पैसा बचा है तो भी सॉल्वेंट है, ठीक है। इंसॉल्वेंट में एग्जांपल ही देखते हैं डायरेक्टली। एग्जांपल, अ पर्सन्स टोटल एसेट और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड टू 20 lakh and his total debts were 50 lakh, and if he is not in a position to get any amount from any source and if the court is to satisfied, then he will be declared as an insolvent person। मतलब एक किसी पर्सन का टोटल एसेट या प्रॉपर्टी 20 लाख का है, लेकिन उसके जो डेट्स है वो 50 लाख के हैं, मतलब और 30 लाख उसको जमा करके देना है अपने डेट्स क्लियर क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो अगर वो जुगाड़ कर लेता है, कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आ सकता है, देन ही इज अ सॉल्वेंट। अगर वो नहीं कर सकता तो जो भी केस है, जो भी कोर्ट है या जहाँ पे भी सिचुएशन है, वहाँ का जो लीडर है, जो प्राइम पर्सन है, वो इसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट का एक्सप्लेनेशन हो गया है। नाउ गुडविल,
आप सभी ने सुना है गुडविल मतलब क्या है। गुडविल इज बेसिकली एन इमेज ऑफ द पर्सन, बट इसको हम मॉनिटरली कन्वर्ट करते हैं। सो गुडविल में बी डिस्क्राइब्ड एज aggregate of those intangible attributes of business which contributes to its superior earning capacity। तो ये intangible attributes है, intangible उसके फायदे हैं जो उसके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अगर समझो मुझे कोई कपड़ा परचेस करना है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, और मैं उसको साधा स्ट्रीट का कपड़ा दिलाता हूँ, वो बोलेगी है क्या गिफ्ट दिया है यार। लेकिन अगर उसको मैंने ज़ारा, गुच्ची, ऐसे बड़े बड़े महंगे महंगे गुड्स अगर मैंने दिए, तो क्या बोलेगी, आय हाय हाय मेरा बॉयफ्रेंड तो अमीर है ब्रो, जो चाहे वो ब्रांडेड ही देता है। चश्मा मांगा प्राडा का दिया उसने, रेबन्स का दिया, ठीक है। जूते मांगे वो भी ब्रांडेड दिए, लिपस्टिक मांगे वो भी ब्रांडेड दिए। मतलब ये ब्रांड मेरा गुडविल क्रिएट कर रहा है, मतलब मेरा इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम इंटेंजिबल एट्रीब्यूट देखते हैं तो उसको हम गुडविल कहते हैं, ठीक है। और ये जो गुडविल है ये उसके फेवरेबल लोकेशंस, उसके एबिलिटी और उसके स्किल ऑफ एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी डिपेंड करता है। एंड अल्टीमेटली लास्ट चीज कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। अगर समझो मैंने प्राडा का चश्मा पहना है और मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है और वो चश्मा मेरे नाक से फिसल भी नहीं रहा है, दैट मीन्स ब्रांडेड गुड्स आर वर्थ वेयरिंग। तो मैंने क्या किया, एक इमेज क्रिएट कर लिया, इंटेंजिबल एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया, एंड नाउ दैट इज गुडविल, ठीक है। गुडविल एक रेपुटेशन है किसी भी बिजनेस का जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो जब भी एसेट्स लिखेंगे उसको इंटेंजिबल या नॉन फिक्स्ड एसेट्स में लिखना है, ठीक है। और गुडविल को मॉनेटरी वैल्यूज में हम मेंशन करते हैं, ये याद रखना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोग ने सुना ही तो होगा प्रॉफिट मतलब क्या, लॉस मतलब क्या। प्रॉफिट मीन्स जितना हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है उसके ज़्यादा अमाउंट हम उसमें लगाते हैं और वो सेल करते हैं। बेसिकली जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा हम अर्निंग करते हैं, दैट इज प्रॉफिट। लॉस मीन्स जितना इन्वेस्ट किया है उससे कम हम अर्न करते हैं, देन दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज नोन एज लॉस। अगेन उसके अंदर इनकम और रेवेन्यू दिया है। इनकम इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्लोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इनकम, ठीक है। सो ये रेवेन्यू अराइज होता है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से। रेवेन्यू मीन्स बेसिकली हमारे जो भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, इट इज इन रेवेन्यू, सॉरी, रेवेन्यूज आर ऑल्सो इनकम्स। बेसिकली इनकम और रेवेन्यू दोनों टर्म हम यूज किया करते हैं। इनकम जो है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से आता है, ठीक है। अमाउंट रिसीवेबल होता है या रियलाइज होता है हमारे सर्विसेज से जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड्स आ गए, कमीशंस आ गए। लेकिन रेवेन्यू का मतलब है जो इनकम अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से आता है, जैसे गुड्स को सेल करते हैं, किसी कस्टमर को हम सर्विस देते हैं, दैट इज रेवेन्यू। तो इनकम इज कमिंग इनसाइड और मनी कमिंग इनटू द बिजनेस फ्रॉम अदर देन कोर बिजनेस और कोर वर्क। लेकिन रेवेन्यू हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो कोर एक्टिविटी है, उसको सेल करने के बाद ही जब आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। देन एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड नेटवर्क। एसेट्स तो पता है कोई भी फिजिकल थिंग या कोई भी चीज जो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, जिसको हम अ, कई बार इजीली कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, या कई बार मुश्किल होता है उसको कन्वर्ट करना लिक्विड में, ठीक है। तो एसेट्स में भी टाइप्स है। फिक्स्ड एसेट्स है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स दैट इज नॉन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एक और चीज है दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, जो जिसका बेनिफिट हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं। करंट एसेट्स जो हमें अपने बिजनेस के रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करने वाली चीजें जो है उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। या फिर फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट है जो जल्दी बहुत आसानी से उसको सेल नहीं किया जा सकता, ये भी एक और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स है जिनका कन्वर्जन जो है कैश में बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। देन fictitious assets, these assets are not presented by tangible possession or property,
दे आर इमेजिनरी एसेट्स बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। तो ये ऐसा एसेट है जो हमको दिखता नहीं है, ये इंटेंजिबल है, इमेजिनरी है बेसिकली। ठीक है, अब हमने किसी भी एडवर्टाइजमेंट सर्विस का 4 साल का पैकेज ले लिया है, बोला है कि 4 साल आपको अब एडवर्टाइज करना है। नाउ दैट इज आर एसेट जो हम इस्तेमाल करेंगे, उसको बार बार क्रिएटिव भेजने बोलेंगे, उसको बार बार एडवर्टाइज करने बोलेंगे, मार्केट में नाम स्प्रेड करने बोलेंगे। ये एसेट है, लेकिन ना ये टेंजिबल एसेट नहीं है, इसका कोई पोजीशन या प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, बट राइट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स है। देन लाइबिलिटीज जो है हमारी कंपनी को पे करना है किसी और को, या फिर वो पेबल है या पेमेंट करना है, इसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। जैसे कि किसी भी बैंक का ड्यू हो गया, कहीं लोन हो गया, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में सिंपली दो लाइबिलिटीज है, दैट इज फिक्स्ड लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। फिक्स लाइबिलिटीज एक ऐसा मेजर सोर्स ऑफ फंड है जहाँ पे हमने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन लिया होता है। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज छोटे मोटे जो लोन्स होते हैं उसको हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ कुछ कुछ चीज़ें, बिकॉज ये कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको पता है, आप पढ़ोगे, और मुझे गारंटी है कि ये लेक्चर देखने के बाद आप इसकी रीडिंग करोगे। ठीक है, और रीडिंग करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि करंट लाइबिलिटीज और फिक्स्ड लाइबिलिटीज या जितने भी टर्म्स हमने आज देखे हैं या देखने वाले हैं, 29 हम जो टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं वो आप रिवाइज करोगे। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से समझे, हम टर्म के मीनिंग समझ रहे, उसके एक्सप्लेनेशन समझ रहे। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के बाद ये मत इमेजिन करना कि हाँ बस अब ये मेरे दिमाग में रह जाएगा, कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो बार बार वीडियो देखिए और उसका जो कंटेंट है, उसके जो टेक्स्ट है वो पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो फिक्स लाइबिलिटीज हमने देखा कि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाइबिलिटीज होता है, मोर देन 1 year 2 year। ठीक है, देन करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है जिनको हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है। करंट लाइबिलिटीज रेगुलर करंट ऑपरेशंस में अराइज होते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड। तो ये जो लाइबिलिटीज है करंट लाइबिलिटीज वो सिक्योर्ड नहीं होते, लेकिन उसके कंपैरिजन में फिक्स्ड लाइबिलिटीज सिक्योर किया जाता है और वो सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर हमने वो लोन नहीं पे किया तो वो हमारे एसेट्स को लेकर जा सकते हैं, सीज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। ठीक है, अब ये जो नेटवर्थ है वो ओनर्स के इक्विटी को भी हम नेटवर्थ कहते हैं, उसके कैपिटल को भी हम नेटवर्थ कहते हैं। तो कोई भी अमाउंट और फंड्स जो प्रोपराइटर में बिजनेस ने बिजनेस में किसी प्रोपराइटर ने दिया है, प्रोवाइड किया है, इन्वेस्ट किया है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल का मीनिंग हमने कुछ मिनटों पहले देखा। ठीक है, नाउ ये कैपिटल कैसे होता है? एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटीज से ज्यादा जो पैसा होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं या नेटवर्थ कहते हैं। और नेटवर्थ में हम लोग इंक्लूड करते हैं रिजर्व्स को भी कैपिटल के साथ साथ, और कैपिटल को हम कैश और काइंड फॉर्म में भी देखते हैं। अगर किसी कंपनी के ओनर ने अपने बिल्डिंग को कंपनी चलाने के लिए दिया या ऑफिस बना लिया, नाउ दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल। ठीक है, तो चलिए मोटा मोटी ये जो ब्लू बॉक्स है उसमें हम लोग को इजीली समझ में आएगा। नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, नाउ ओनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल, टोटल इक्विटी एसेट माइनस क्रेडिटर इक्विटी लाइबिलिटीज। तो ओनर का इक्विटी कितना है, सारे टोटल इक्विटी में से हम लोग माइनस करेंगे जो बाहर के इक्विटीज है या जो लाइबिलिटीज है उनको, और उसके बाद ओनर का इक्विटी पता चल जाएगा। ठीक है, देन एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख एंड क्रेडिटर इज 2 लाख, तो सिंपल है भाई, टोटल इक्विटी मतलब एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो अगर टोटल एसेट हमारा है 6 लाख, उसमें लाइबिलिटीज है 2 लाख और कैपिटल है 4 लाख, तो इस तरीके से टोटल इक्विटी एसेट्स हम लोग देखते हैं। और अगर टोटल एसेट हमारी 1.5 लाख रुपए है, दैट इज 1,50,000, और कैपिटल हमारी 1 लाख है, एंड देन क्रेडिटर्स इक्विटी
फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है। क्रेडिटर इक्विटी कितनी होगी? 50,000। कैसे? 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, और 1.5 लाख एसेट है, तो इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50,000 बचेगा। एंड टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस है 5 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज है 2 लाख, तो ओनर्स कैपिटल कितना होगा? तो टोटल एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल, सॉरी, ओनर्स इक्विटी मिल जाएगा। Then contingent liabilities, a liability which may arise in future depends on happening or non-happening of certain event is called as contingent liabilities। तो ये कोई कंफर्म या परफेक्ट लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये फ्यूचर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर compensation of 5,000 against business and the decision is pending in court, it may be future liability for a business on happening of an event that is court worthy। तो किसी इंसान ने, किसी एम्प्लॉय ने, एक वर्कर ने कंपेंसेशन क्लेम किया है कि मेरा 5,000 आना बाकी है, ठीक है, और वो अब मामला कोर्ट में है। तो अब ये कोर्ट में वर्डिक्ट पे डिपेंड करता है कि हमें वो लाइबिलिटी पे करना है या नहीं करना है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं असर करता किसी भी बिजनेस को, ठीक है। सो इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और इसी वजह से वी डू नॉट शो दिस ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसको हम लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाते, बट इट इज शोन बाय वे ऑफ फुट नोट टू बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन। तो हम लोग किसी भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज को फुट नोट की तरह किसी भी फाइनेंशियल अकाउंट्स के नीचे हम दिखाते हैं कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज सो एंड सो अमाउंट, क्योंकि वो होगा नहीं होगा वी आर नॉट श्योर, वो लाइबिलिटी एप्लीकेबल है या नहीं है, वो लाइबिलिटी पे करना है या नहीं करना है, वी आर नॉट श्योर ऑफ दिस, ठीक है। तो ये ऐसा लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो दोस्तों ये था हमारे 29 बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यानी 29 बैट। ये 29 बैट आपके हर दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मेरी दिली चाह है कि 1,000 व्यूज इस वीडियो को ज़रूर आए, ताकि मुझे पता चले कि 1,000 स्टूडेंट्स ने इस वीडियो का फ़ायदा लिया है। बहुत प्यारे तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा, डाउट्स है कमेंट कीजिएगा, नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और अभी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन के लिए भी क्लिक कीजिए। चलिए अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।